का अध्ययन विश्लेषण करें, विद्यार्थियों तक ये बात जाए और एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण हो। चाहे किसी भी देश के विचारों से हम विचार ग्रहण करें, किंतु प्रस्तुत हम अपने भारतीय परिवेश के साथ ही हों। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे। आभार। Thank you, madam, for your such scholarly speech in very sweet Hindi. ती आई आहे, ती ताई आहे, ती मैत्रीण आहे, ती पत्नी आहे, ती मुलगी आहे, ती माया आहे, तीच सुरुवात आहे आणि सुरुवात नसेल तर बाकी सर्व व्यर्थ आहे. The resource person of third session is Mr. Pramod Pawar. Pramod Pawar sir is the BOS member of Marathi and works in Parvatibai Chaugule Autonomous College, Madgaon, Goa. Pawar sir is an actor, director, teacher and writer. He is a scholarly person with computer skills, teaching skills, writing and oral skills, etc. I invite such a versatile personality, Mr. Pramod Pawar sir, to express his thoughts on the topic. धन्यवाद मॅडम. रयत शिक्षण संस्थेचे यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय पाचवड या महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजित इमेज ऑफ वुमन इन मॉडर्न लिटरेचर या विषयावरील एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र. या चर्चासत्राचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रदीप शिंदे सर, ज्यांनी माझ्यापूर्वी मांडणी केली. ते प्रमुख पाहुणे डॉक्टर सुनील सावंत सर, आमच्या आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता चौटेल मॅडम, संयोजक विजया हिंजारे मॅडम, राजश्री गायकवाड मॅडम, सोनाली पवार मॅडम व आमचे सन्मित्र व मार्गदर्शक डॉक्टर शरद पवार सर. सर्वांना नमस्कार व उपस्थित श्रोते जे झूम व युट्यूबच्या माध्यमाने ऐकत आहेत, या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. खरं तर एक खूप महत्त्वाचा विषय इथे मांडला जातो आणि त्या महत्त्वाच्या विषयासाठी 3 टप्प्यावरील लोकांचा विचार केला गेलाय, याचं मला एक निरीक्षण इथे मांडावंसं वाटतंय. एका बाजूला सावंत सरांनी इंग्रजी भाषेत जी वैश्विक भाषा आपण ज्याला म्हणता येईल त्या भाषेत त्यांनी मांडणी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्याला भारतीय भाषा म्हणता येईल त्या भारतीय भाषेला किंवा मातृभाषा, भारतीय मातृभाषा म्हणता येईल हिंदी भाषेत आदरणीय प्रेमलता मॅडम यांनी जी मांडणी केली आहे. आणि यानंतर तिसरी म्हणजे आपण मराठी भाषा जी आपली मातृभाषा आहे महाराष्ट्रातील, या तिन्ही भाषेतील साहित्यामध्ये स्त्री प्रतिमा कशा पद्धतीने बदलत आहे, या स्त्री प्रतिमेचं एकंदरीत स्वरूप काय आहे, ही स्त्री प्रतिमा खरीच बदलली आहे का, ही खरं तर बरीच चर्चा इथे झालेली आहे. तसं पाहिलं तर हा विषय खूप मोठा आहे. मी मांडणी करण्यापूर्वीच हा विचार करत होतो, याची मांडणी करताना आपल्याला काही कप्प्यानुसार जाता येईल काय, एखादा साहित्य प्रकार घेऊन आपण ती मांडणी करावी का, असाही एक माझ्यासमोर प्रश्न होता. परंतु ज्यावेळेस भाषेचा एक प्रतिनिधी म्हणून मला मांडणी करायची असते त्यावेळेस मला सर्वच साहित्य प्रकारांना थोडासा किमान स्पर्श करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयाची व्यापकता खूप मोठी आहे. कुठल्याच एकाच साहित्य प्रकारातून किंवा त्या चर्चेतून मराठी साहित्यातील स्त्री प्रतिमेला स्पर्श करता येईल किंवा अधोरेखित करता येईल असं शक्यच होणार नाहीये आणि ते शक्यही नाही असं मला वाटतं. म्हणून मी इथे थोडंसं विषयाला काही मर्यादा थोड्याशा आखलेल्या आहेत आणि शीर्षकही बदललंय की आधुनिक मराठी साहित्यातील स्त्री लेखिकांच्या स्त्री प्रतिमा, अशा पद्धतीने थोडंसं आपण विचार करूया. आणि त्यांच्या प्रतिमा या स्त्री लिखित ज्या पद्धतीने त्यांच्या कथा असतील, कादंबरी असतील, नाटक असतील किंवा इतर सर्व साहित्य प्रकार आहे, यामध्ये त्यांचं नेमकं स्वरूप काय आहे याविषयी मी थोडीशी चर्चा करणार आहे. तत्पूर्वी आताच प्रेमलता मॅडमने जी काही स्त्री प्रतिमा बदलण्यापूर्वीचा जो काही कालखंड आहे, त्या कालखंडापूर्वीची काही घटना किंवा काही गोष्टी इथेच नमूद केल्या होत्या, त्याला मी काही थोडीशी जोड देतो. आणि हे साहित्य प्रकाराकडे आपण जाताना
खऱ्या अर्थी ही स्त्री प्रतिमा बदलली आहे का याची चर्चा करण्यापूर्वी जागतिक पातळीवर प्राचीन काळात, मध्ययुगीन काळात आणि आजच्या ज्या काही तुमच्या आणि माझ्या ज्या आपण या समाजात वावरतोय या तिन्ही टप्प्यात नेमकी स्त्री प्रतिमा कशी होती किंवा कशी आहे याचा अगदी थोडक्यात आढावा घेतो. मुळात आपल्या जागतिक प्राचीन संस्कृतीच्या जर काही ग्रंथांचा आपण नीटपणे अभ्यास केला तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येऊ शकते, जी सावंत सरांनीही त्यांच्या मांडणीमध्ये दिसून येते, प्रेमलता मॅडम यांच्याही मांडणीमध्ये ती दिसून आली आहे की आपल्याकडे मातृसत्ताक पद्धत किंवा मातृसत्ता पूजनाची पद्धत ही खूप प्राचीन काळापासून आहे. आणि जगातल्या सर्वात जुन्या संस्कृतीचा थोडक्यात जर विचार केला तर त्या संस्कृतीमध्ये स्त्रीला आदराचे मान दिले गेले आहे, आदराचं स्थान आहे. इतकंच नाही तर इतर देशात मातृपूजा केली जाते याची अनेक उदाहरणं आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. एक छोटस उदाहरण मी इथे तुम्हाला शेअर करतो की एक सिरियामध्ये म्हणजे इस्रायल देशामध्ये एक म्युझियम आहे, त्या म्युझियमचं नाव मला आठवत नाही आहे. त्या म्युझियम मध्ये एक 30,000 वर्षापूर्वीची एका स्त्रीची प्रतिमा किंवा स्त्री मूर्ती तिथे ठेवलेली आहे. ही तुम्हाला ही एक स्त्री प्रतिमा दिसू शकते, अनेकांना ही माहिती असण्याची शक्यता आहे. परंतु मी हे दाखवतोय काय, 30,000 वर्षापूर्वीची ही प्रतिमा किंवा ही मूर्ती 11 सेंटीमीटरची ही मूर्ती एकंदरीत आपल्याला ही सिरियामध्ये सापडलेली आहे. या मूर्तीच्या आधारे आपल्याकडे पाश्चात्य असेल किंवा भारतीय असेल किंवा सर्व साहित्य क्षेत्रात विविध चर्चा झालेली आहे. पुढील या चित्रातून आपल्याला एक स्पष्ट होईल की ही मूर्ती इस्रायल देशामधील असून व्हीनस ऑफ बेरेकेट रॅम या नावाने ती ओळखली जाते. म्हणजेच प्राचीन काळात मातृदेवीची पूजा केली जात होती हे सिद्ध होते. स्त्रियांविषयी असलेला सन्मान आदराचे प्रतीक म्हणून आपल्याला यातून हे दिसून येते. आणि हे सगळं बघत असताना आता खरं तर ही मूर्ती मी दाखवण्याचा उद्देश काय आहे की त्याचे एकमेव कारण आहे की आपल्याकडे मुख्यतः स्त्री प्रतिमा बदलली आहे, स्त्रीवाद आलाय, स्त्रीवाद कशा पद्धतीने झालाय याची एक मोठी चर्चा झालेली आहे. आणि ती चर्चा कधी झाली आहे 60 नंतर किंवा 90 नंतर आपण म्हणूया. 90 नंतर खऱ्या अर्थी किंवा स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर खऱ्या अर्थी आपल्याकडे जो काही प्रवाह निर्माण झालेले आहेत किंवा 60 नंतर जे प्रवाह निर्माण झालेत त्या प्रवाहामध्ये हळूहळू ह्या स्त्रियांचं लेखन किंवा स्त्रियांच्या प्रश्नाविषयीचं जे काही लेखन आहे आणि स्त्री प्रतिमेविषयीचं जे मुख्य लेखन आहे ते खऱ्या अर्थी आपल्याला मांडताना स्त्री लेखिका दिसत आहेत. पण ते तितक्या प्रखरतेने तितक्या वास्तव पद्धतीने मांडतायत का, हाही जर आपण थोडासा नीटपणे किंवा गांभीर्याने लक्ष दिलं तर आपल्याला असं उत्तर मिळतं की खऱ्या अर्थी हे तितकंसं झालेलं नाहीये. जर आता मी ही प्राचीन काळातील एक मूर्ती दाखवली, प्राचीन काळात इतक्या समृद्ध अशी परंपरा होती, ही समृद्ध अशी परंपरा एक मध्येच का थांबलीये याचा थोडक्यात विचार करूया. जागतिक पातळीवर तर अनेक गोष्टी आपल्याला दिसूनच येतील. मुख्यतः भारतीय संस्कृतीमध्ये जर प्राचीन काळातील वेद किंवा वेदकाळ, पुराण काळ, मध्ययुगीन काळ आणि थेट आधुनिक काळ, कारण की आपल्या चर्चासत्राचा विषयच आहे आधुनिक साहित्यातील स्त्री प्रतिमा. वेद काळात स्त्रियांची प्रतिमा कशी होती हे जर आपण थोडक्यात जर विचार केला तर मला असं वाटते वेदापैकी ऋग्वेदात स्त्री पूजनाचाच विचार आपण करूया. ऋग्वेदात खऱ्या अर्थी मला बऱ्यापैकी ज्यावेळेस मी त्याचा काही पाठपुरावा घेत होतो त्यामध्ये आपल्याकडे ज्या काही दैवी प्रतिमा उभ्या केलेल्या आहेत त्या प्रतिमांचा मला तिथे उल्लेख येतो ऋग्वेदात. त्यामध्ये प्रामुख्याने सरस्वती असतील, अप्सरा असेल, उषा असतील, इंद्राणी असेल, पृथ्वी असेल, अदिती असेल, अशा प्रकारचे एक आशादायक वातावरण ऋग्वेदातही आपल्याला दिसून येते किंवा वेद काळाच्या त्या टप्प्यातही आपल्याला दिसून येते. पुराण काळाचा थोडक्यात जर विचार केला तर पुराण काळातही स्त्री पूजन होत होतं किंवा स्त्रियांना तेवढा मान सन्मान होता. स्त्री प्रतिमा ही एक चांगल्या पातळीवर होती असंही मानता येतंय किंवा हे दिसून येते.
बऱ्यापैकी आपल्याकडे अशी एक परंपरा मांडली जाते की वेद काळात आपल्याकडे स्त्रियांना योग्य वागणूक दिली जात नाही. हे 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 खरंही आहे तितकंसं, कारण त्याच्यानंतरचे जे काही पुराण काळानंतर किंवा पुराणामध्ये जे काही उल्लेख आपल्याला दिसून येतात, कुठून कुणाचा जन्म झालाय, कशा पद्धतीने काय काय झालेलं आहे, नंतरच्या ज्या टप्प्यात झाले, म्हणजे पुराण काळात थोडक्यात उल्लेख करतो त्यामध्ये मला वाटते चंडी, काली, पार्वती, उमा, सती, अंबिका असतील किंवा अगदीच अन्नपूर्णा जी काही आहे, मुळात ही प्रतीकं आहेत. ही प्रतीकं आहेत, ही आपल्याला माहितीच आहे, परंतु पुराण काळात यांचा उल्लेख येतोय आणि ती प्रतीकांचा आपल्याला थोडासा विचार करायचा. या प्रतीकांचा पुढे नेमकं काय स्वरूप बदललंय, मध्ययुगीन काळाच्या पूर्वी ही जी काही स्वरूप येतंय आणि ती कोणतं स्वरूप येतंय त्याचा जर थोडक्यात जर विचार केला तर मला असं वाटतं, प्राचीन काळाच्या नंतर किंवा मध्ययुगीन काळाच्या पूर्वी धर्म नावाची गोष्ट येते. हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की धर्म नावाची गोष्ट प्राचीन काळापासूनच आहे, पण धर्म नावाची गोष्ट त्याला आलेल्या सांस्कृतिक नको त्या परंपरेने जे काही जखडलं गेलेलं आहे धर्म या गोष्टीला, त्यामध्ये प्रामुख्याने जर कुणी त्यात अडकलं असेल किंवा त्यात जर कुणी गुंतलं गेलं असेल ते म्हणजे स्त्री. मुळात आपल्याकडची प्राचीन संस्कृतीचा थोडासा नीट अभ्यास केला तर आपल्याला दिसून येईल की शेतीचा शोधही स्त्रींनीच लावल्याने सगळ्या गोष्टींचा एक मोठा इतिहास आहे. मला त्या ग्रंथाचं, इंग्रजी ग्रंथाचं नाव आठवत नाही, की आपल्याकडे अनेक चांगल्या गोष्टींचा शोध हे स्त्रियांनीच लावलेला आहे. मध्ययुगीन काळानंतर जे काही स्वरूप झालंय तिथून खऱ्या अर्थी आपल्याकडे स्त्रियांसाठी झालेले प्रश्न निर्माण झाले आणि हे प्रश्न मग सातत्याने प्राचीन मध्ययुगीन पूर्व काळापासून ज्या पद्धतीने जखडले गेले, मग आपल्याकडे जर आपण असा विचार केला की अगदीच ग्रीक संस्कृतीचा जरी आपण थोडक्यात विचार केला, बऱ्याच वेळा आपण आपल्या भारतीय परंपरेवर खूप वेळा टीका करत असतो, आपल्याला बऱ्याच वेळा कळत नाही. मुळात प्रत्येक देशाची, प्रत्येक प्रदेशाची एक स्वतःची एक स्वसंस्कृती असते. संस्कृती म्हणजे ही गोष्ट खूप वेगळी आहे. आपण संस्कृतीला सुद्धा खूप वेगळ्या पद्धतीने घेतो. संस्कृती म्हणजे खूप काही वेगळं, याच्याविषयी आपल्याला अधिक चर्चा करायची नाही, परंतु बऱ्याच वेळा आपण आपल्या भारतीय संस्कृतीला नावं ठेवत असतो, टीका करत असतो, परंतु पाश्चात्य बघा, आपल्याकडे स्त्रीवाद कुठून आला, आपल्याकडे आधुनिक साहित्य म्हणजे मॉडर्निझम किंवा हे जे काही आहे हे कुठून, ह्या संकल्पना कुठून आल्या, तर पाश्चात्य देशातून. आपण सर्व काही तिकडचंच गुणगान गातो, परंतु एक लक्षात घ्या की मला थोडंसं वेद काळात काही गोष्टी मला ज्या काही दिसल्या त्या मला अधोरेखित कराव्या वाटल्या. आणि मुळात मी आता म्हणत होतो बऱ्याच वेळा आपण भारतीय संस्कृतीवर किंवा परंपरेवर टीका करताना पाश्चात्य संस्कृती श्रेष्ठ आहे ही मांडणी करत राहतो. मुळात ग्रीक संस्कृतीच्या स्त्री प्रतिमेचा विचार करता काही जमातीच्या एखाद्या स्त्रीवर लोकांचा अधिकार असेल. लक्षात घ्या की ग्रीक संस्कृतीमध्ये एक अशी एक घटना आहे किंवा त्या पद्धतीची एक परंपरा होती की एका स्त्रीला कितीही पुरुषाने तिच्यासोबत संबंध ठेवावेत किंवा तिला कोणीही वापरावं अशा पद्धतीचं स्वरूप आपल्याकडे येते. आणि नंतर मग मला प्रश्न निर्माण होतो की अशा पद्धतीच्या घटना भारतीय संस्कृतीत आहेत का किंवा भारतीय साहित्यात अधोरेखित झाले का, किंवा ज्याला आधुनिक साहित्य आपण म्हणतो, मराठी आधुनिक साहित्य, याच्यात काय अधोरेखित होते का, याच्या प्रश्नाची उत्तर होय, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हणजे आपल्या विजय तेंडुलकरांचे नाटक, कमलासारखं नाटक जे काही आहे, या कमलासारख्या नाटकांचा जर थोडक्यात विचार केला किंवा भरपूर काही गोष्टी आहेत की यावर चर्चा होतीये, आधुनिक मराठी साहित्यात चर्चा होतीये. आणि त्यामुळे ख्रिश्चन धर्मातील स्त्री प्रतिमा कशी आहे, मुस्लिम धर्मातील स्त्री प्रतिमा कशी आहे, किंवा निग्रो किंवा अमेरिकी स्त्री प्रतिमा कशी आहे, या सगळ्यांचा आपल्याला पहिल्यांदा आढावा घ्यावा लागेल. कारण भारतीय किंवा मराठी स्त्री प्रतिमेचा विचार करताना आपल्याकडे त्या पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण नव्हे, परंतु चांगल्या त्या गोष्टी स्वीकारून आपण अगदी नाट्यक्षेत्र सुद्धा बदललेलं आपलं. पहिलं नाट्यक्षेत्र, पहिलं नाटकाचा जो प्रयोग आहे, म्हणजे आपल्याकडे पहिलं नाटक कोणतं त्याविषयी आपल्याकडे वादविवाद असतील, परंतु लक्षात घ्या की ही जी काही परंपरा निर्माण होते, ही परंपरा येत असताना आपल्याला अनेक गोष्टी पाश्चात्याकडून मिळालेल्या आहेत, याचं आपल्याला अनेक उदाहरणं मिळून येतील. परंतु ह्या सगळ्या धर्मातील स्त्री प्रतिमा कशा आहेत, त्या धर्माने त्या स्त्रीवर कोणकोणते नियम आणि बंधनं लादलीत, याची खऱ्या अर्थी आधुनिक मराठी साहित्यात चर्चा होताना मला दिसून येते. तशी मी तुम्हाला ती उदाहरणाच्या माध्यमाने तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न किंवा सांगण्याचा प्रयत्न करेन. मराठी साहित्यातील स्त्री प्रतिमांचा जर आपण आता, हा झाला एक थोडक्यात अगदी धावता आढावा घेतलाय, कारण वेळेच्या अभावी आपल्याला हा सगळाच परिसर मी अगोदर सांगितलंय की हा खूप मोठा आणि व्यापक पट आहे.
त्याला इतक्या कमी वेळात आणि इतक्या छोट्याशा याच्यामध्ये आपण सगळं स्पर्श करणं ही तितकंसं मला वाटत नाही की शक्य आहे. आपण येऊया मराठी साहित्यात स्त्री प्रतिमा कशा पद्धतीची आहे किंवा कशा पद्धतीने बदलत गेली किंवा साहित्य प्रकारानुसार थोडासा विचार करूया. कवितेतील स्त्री प्रतिमांचा मागोवा घेताना इथे काही मर्यादा आपल्याला, तरी पण मी इथे पण थोडेसे हे घातलेले आहेत मर्यादा आहेत, की मुळात स्त्रियांची कविता, लक्षात घ्या, स्त्रियांच्या कवितेचा स्वर हा अधिक प्रामाणिक आणि धीट वाटतोय मला. मुळात पी विठ्ठल यांच्या समीक्षेतून थोडस जर आपण नीटपणे विचार केला तिथल्या त्याही गोष्टी आपल्याला दिसून येतील की तेही काय म्हणतात की नीट आणि धीट वाटतात आत्ताच्या स्त्रिया. मध्ययुगीन काळामध्ये त्या धीट आणि नीट वाटत नव्हत्या, कारण आपल्याकडे परंपरा नावाच्या चौकटीत आपण अगदी जखडलो गेलो होतो. बालविवाह, केशवेपण, विधवा, माफ करा, की विधवांचं जे काही ज्या पद्धतीचे हाल किंवा कुणी कशा पद्धतीने राहायचं, कुणी कशा पद्धतीने नाही, म्हणजे असंख्य अशा पद्धतीच्या नको त्या पारंपरिक पद्धती आपल्यावर खऱ्या अर्थी लादल्या. लक्षात घ्या, लादल्या आहेत. का लादल्यात याची उत्तरं तुम्ही शोधायची किंवा यावर चर्चा आपल्याला करण्याची गरज नाही. मात्र यातून स्त्री प्रतिमा बदलतीये. मध्ययुगीन काळाच्या नंतर जो काही बदल झालाय त्याचा परिणाम आजच्या स्त्रियांनाही सहन करावा लागतोय, हे वास्तव नाकारता येत नाही. म्हणून लक्षात घ्या, मराठी साहित्यातील स्त्री प्रतिमा बदलणं आवश्यक आहे. किंवा मराठी साहित्यातील मराठी नव्हे तर भारतीय नव्हे तर जगाच्या पातळीवरील स्त्री प्रतिमा बदलतायत का? त्याचं कारण असं आहे की प्रत्येक काळाचे प्रश्न काही वेगळे असतात, हे आपल्याला माहितीच आहे. प्रत्येक काळाची काही नवता वेगळी असते, परंपरा वेगळी असते. प्रत्येक काळात स्वतःची एक नवता निर्माण होताना परंपरा मागे असते. पण या सगळ्यांमध्ये नेमकी स्त्री भूमिका किंवा स्त्रियांचा प्रश्न कुठे राहतो याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. मात्र हे जे काही प्रश्न असतात ते त्यावरच राहिले जातात. कधी काळी केवळ आत्मप्रकटीकरणासाठी स्त्रिया लेखन करत होत्या काव्याच्या माध्यमातून. लक्षात घ्या की बऱ्याच वेळा म्हणजे आपण अगदी इंदिरा संतांच्या जर कविता नीट बघितल्या की ज्या काही त्या वेदना, म्हणजे अगदी आपण असं विचार करूया की मध्ययुगीन काळामध्ये जी काही आपल्याकडे संत परंपरा आहे त्या संत परंपरेमध्ये आपल्याकडे म्हणजे पहिली कवयित्री म्हणून आपल्याकडे महदंबाचा विचार केला. तो महदंबा कशासाठी लिहिते आणि तिच्या लेखनातून येणारी स्त्री प्रतिमा याचाही थोडक्यात विचार आपल्याला करावा लागतो. आणि त्यानंतर मग पुढे आपल्याकडे मुक्ताबाई आहे, जनाबाई आहे, किंवा अगदी बहिणाबाई, ज्या काही तुकारामांची शेवटच्या शिष्या, बहिणाबाई चौधरी नव्हे, बहिणाबाई कुलकर्णी, बहिणाबाई यांचं लेखनाचं स्वरूप काय आहे? भक्ती, मला आत्म प्रकटीकरण करायचंय किंवा मला त्या देवाला मला एकरूप व्हायचंय, ही एक श्रद्धेची किंवा भक्तीची भावना तिथे आपल्याला दिसून येते. मात्र पुढे हे स्वरूप राहिलेलं नाहीये. मुळातच काय झालेलं आहे की ती हौस म्हणून व्यक्त होणारी जी कविता होती ती मात्र इथे थांबते. कौटुंबिक जे काही भावविश्व, मुळात स्त्री म्हटलं की कौटुंबिक भावविश्व आलंच. कौटुंबिक भावविश्वात रमणाऱ्या प्रतिमा बदलताना कवितेत मला दिसतात. ते कोणत्या मी आताच उल्लेख करतोच मी नंतर, परंतु अगोदर मुख्यतः आपल्याला अजून असं एक लक्षात घेता येईल की भावविवश होऊन मांडणी करणारी ही कविता दिसत नाही बरं का. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होते की भावविवश होऊन ह्या कविता मांडणी करताना आपल्याला दिसत नाही. व्यवस्थेने लादलेल्या स्त्री प्रतिमा आणि संकेतांना झुगारून ही पुरुषी वर्चस्वाच्या अनेक पातळ्या धीटपणे मांडणारी कविता मला दिसते. प्रामुख्याने खुल्या वातावरणामुळे आणि स्त्रीवादी विचारामुळे आलेली ही एक कविता उघडपणे आपल्याला दिसून येते. पुढे येतो मी. मराठी नाटकातील जर स्त्री प्रतिमांचा थोडक्यात विचार केला, खरं तर वेळ खूप कमी आहे आणि या खूप कमी वेळामध्ये आपल्याला जितकं काही मला हे बसेल तितकं मी बसवण्याचा प्रयत्न करतोय. मराठी नाटकातील स्त्री प्रतिमाचा विचार करताना मुळातच आपल्याकडे नाटक कुणी करावं याची नियम आणि बंधनं होती. स्त्रियांना तर मुळात प्रवेशच नव्हता. अभिनय तर लांबचीच गोष्ट, म्हणजे अभिनय स्त्रियांनी करूच नये. आणि ही परंपरेने हे कोणी लादलंय, का लादलंय याचाही आपल्याला थोडासा विचार करावा लागतो. आता मुळात मध्ययुगीन काळानंतर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात स्त्री बंधने लादलेली दिसून येतात. जिथे रंगभूमीवर स्त्रीने अभिनय करू नये ही परंपरा एक आहे, म्हणून स्त्रियांचे अभिनय पुरुषांनी करावे. आपल्या मराठी साहित्यात स्त्री नाट्य लेखिका जर अगदी बघायला गेलो तर खूप कमी आपल्याला दिसून येतात. बदलत्या स्त्री प्रतिमा असं ज्यावेळी मला उल्लेख करावासा वाटतो त्यावेळेस मला प्रामुख्याने अगदी थेट मनस्विनी ज्या पद्धतीने लेखन करते किंवा प्रज्ञाताई पवार यांनी जे काही नुकतंच लेख
लेखन केलेलं असेल, किंवा अगदीच एक वंदना खरेंचं नाव योनीच्या मनीच्या गुजगोष्टी म्हणून जे काही आहे, या नाटकात येणारी स्त्री प्रतिमा किंवा त्या स्त्रीला नेमकं काय व्यक्त व्हायचंय याच्याविषयी आपल्याला विचार करणं गरजेचं आहे. मी फक्त काही थोडक्यात आढावा घेतो. संयोजकांचाही मला मध्ये फोन आलेला आहे, त्यामुळे धावता आढावा घेता येईल या पद्धतीने मी प्रयत्न करणार आहे. सर, मला वेळ किती आहे एवढं सांगू शकता का थोडस, एक 5-10 मिनिटं? सर, टाइम है आपके लिए, आप थोड़ा सा हिंदी में विश्लेषण कर सकते हैं आप? जी जी जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, अच्छा होगा। हाँ हाँ सर प्लीज। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। अब लगभग देखिए, मुझे लग रहा था कि शायद मैं सोच ही रहा था कि प्रेमलता चौटन मैडम यहाँ पे उपस्थित है, और जहाँ की मैं इन तीनों भाषाओं से शायद हम रूबरू हो जाए, और बहुत सारे यहाँ पे जो उपस्थित श्रोताएं हैं वो सभी अन्य राज्यों से, मैं आप सभी के क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप अनेक जो लोग हैं मराठी हिंदी इन भाषा से परिचित होंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि हिंदी में इन्हें मैं प्रयास करूं कि आपको इन चीजों को बताने की। जहां पे एक मराठी नाट्य सृष्टि, जहां पे मैं देखता हूं मराठी नाट्य सृष्टि के में, मुझे लगा कि शायद मुझे इसलिए फोन आ रहे थे कि जल्दी से आप समाप्त कीजिए, और मैंने बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ दी है। लगभग मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 45 या तो मुझे लगता है 46 पेजेस मेरा ये पूरा ये रिसर्च पेपर कह सकते हैं, इतना बड़ा ये हुआ है। उसमें से कुछ जो हो सके उतने मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। मराठी नाटक में स्त्री प्रतिमा कैसी है, ये जब मैं सोचने लगता हूं तब मुझे एक सवाल पैदा होता है कि यार में हमारी मराठी नाट्य सृष्टि में स्त्री को अभिनय या तो स्त्री प्रवेश ही नहीं था। उस युग में हमें स्त्री के जगह पुरुषों को अभिनय करना पड़ता था। अब स्त्री की जगह जब अभिनय पुरुष करते थे, तब इसी से हम बातें पता चल जाती है कि स्त्री प्रतिमा हमारे इन साहित्य में कैसी हो सकती है। एक सुंदर सुशील इन आकृतियों को, इन प्रतिमाओं को हमारे नाटक ने पहले दर्शाया है। मैंने अभी कहा है कि पहला नाटक कौन सा है, ये मराठी में एक बड़ा वाद विवाद का विषय है। वो बड़ा वाद विवाद का भी हो सकता है या तो अलग बात भी हो सकती है, लेकिन जो एक बदलती स्त्री प्रतिमा है, उन स्त्री प्रतिमाओं को रखने के लिए मुझे 2-3 नाम मैं रखता हूं। बहुत बड़े नाम है, बहुत सारे नाम है, जैसे कि मैं नाम लेना भी चाहता हूं। जैसे कि हमारे इतने ही उनमें बदल नहीं होता, जैसे कि कमलाताई बेडेकर है, कमला प्रभु है, माफ कीजिए मालतीताई बेडेकर है, कमला प्रभु है, सुधा साठे है, तारा बनारस से है। और इसके बाद जो मेरे परिवेश में, या तो हम इस युग की अगर बात करें तो एक जो वंदना खरे करके एक जो नाट्य लेखिका है, उस नाटक का मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस नाटक में स्त्री के योनि के विषय में बात की जाती है। उस योनि को कोई हम गंदे तरीके से ना देखे, इतना स्पष्ट, इतना एक किसी भी नियमों को, किसी भी एक क्या कहते हैं उन एक सामाजिक जो कुछ बातें हैं उनको कहीं रोका नहीं जाता, उसके आगे जाने वाली ये नाटक मुझे लगता है। नाटक का नाम है योनीच्या मनीच्या गुज गोष्टी, मतलब योनी के मन की बात वो रखना चाहती है। यहाँ पे स्त्री प्रतिमा बदल जाती है मराठी साहित्य में। आगे है जो कि हमारी मनस्विनी लता रविंद्र वो जो नाटक लिखती है, जैसे सिगारेट से जैसे नाटक है, या तो बहुत सारे नाटक है। ठष्ट जैसा संजय पवार इनका जो नाटक है, ठष्ट जो मतलब ठसनारी गोष्ट जो मराठी में कही जाती है। ठष्ट जैसे नाटक में क्या है कि एक 3-4 लड़की मुंबई में वहां पे रहने जाती है। देखिए यहाँ पे स्त्री प्रतिमा कैसे बदलती है। बहुत सारे नाटक है, बहुत सारे कलाकृति है, बहुत सारे साहित्य कृति है, उनका मैं यहाँ उल्लेख कर सकता हूं। इन नाटकों का, इन साहित्य कृतियों का, इन कलाकृतियों का भाषांतर भी हो चुका है। लेकिन ठष्ट जैसा संजय पवार जो नाटक लिखते हैं, उस नाटक में आने वाली स्त्री प्रतिमा इतना विद्रोही होती है कि फिर मुझ जैसा अभ्यासक ये सोचता है कि क्यों ये प्रतिमा क्यों बदल रही है। इन सवालों के कुछ जवाब मुझे मिलते हैं कि मैंने अभी कहा कि धर्म नाम की एक चीज आती है। धर्म किस लिए होता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी धर्म नाम के लिए, कि धर्म आदमी के लिए नहीं होता,
धर्म आदमी, मुझे, मेरे लिए धर्म नहीं है, मैं धर्म के लिए हूं। मतलब देखिए कि धर्म चीज हमें क्या करती है, यहाँ पे देखो हर 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 एक धर्म की एक अलग एक बात है। मैं धर्म पे कोई बुरी बात नहीं कह रहा, लेकिन उन परंपराओं को स्त्रियों पे ही क्यों लादा जाता है, ये मेरा बड़ा सवाल है। और उसमें से फिर स्त्री साहित्यकारों को स्त्री ऐसे विद्रोह निर्माण क्यों करना पड़ता है, स्त्रीवादी साहित्य क्यों कहना पड़ता है, ये भी सवाल मुझ जैसे एक छोटे से अभ्यासक को यहाँ पे उपस्थित होता है। अब देखिए कि अगर नाट्य तंत्र की बात की जाए, मैं नाट्य तंत्र की बात कर रहा हूं, उसमें मैंने अभी वंदना जी का नाम लिया है, मनस्विनी जी का नाम लिया हुआ है, जैसे कि अभी उसके बाद रेखा बेंजल जी है, रसिका जोशी जी है, प्रज्ञाताई जी का नाम मैंने अभी किया था। जैसे कि काचेचा भिंत काचेची करके उनकी नाटक है, या तो विजय तेंदुलकर की कौन से भी कलाकृति या तो नाट्य कृति लीजिए, संहिता लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि विजय तेंदुलकर के, देखिए कि आधुनिक युग क्या है, इसका मैं इस बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आधुनिक युग के बारे में चर्चा करने पड़ी हो या तो मैं उन पूर्व परंपराओं का अगर या मैं उन्हें स्पर्श करता रहूं तो बहुत बातें बढ़ती रहेंगी, या तो बहुत व्यापक वो विस्तृत से उसका हमें चर्चा करनी पड़ेगी। मैं स्पर्श करना चाहता हूं इन हर चीजों को थोड़ा थोड़ा, कि स्त्री प्रतिमा क्यों बदल रही है, स्त्री प्रतिमा क्यों बदलना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पारंपरिक जो नीति नियम है, उन नीति नियमों को सिर्फ स्त्रियों को क्यों लादा जाता है, ये ही बड़ा सवाल इन साहित्य कृतियों से हमें उपस्थित हो रहा है, क्यों दिख रहा है, ये मुझे दिखता है। मैंने अभी कहा कि विजय तेंदुलकर की कौन सी भी नाटक लीजिए और उनमें एक बहुत बड़ा विषय रहा है स्त्री का, जैसे कि सखाराम बाइंडर जैसा नाटक लीजिए। सखाराम बाइंडर जिस नाटक में उनकी स्त्री प्रतिमा क्या बात कर रही है, दो स्त्री प्रतिमा वहां पे भिड़ा देते हैं नाटक तेंदुलकर। वहां पे एक जो है एक सुशील शांत, देखिए हमारी संस्कृति, देखिए बहुत ही, हम संस्कृति की बात अगर करते हैं ना तो ठीक है, संस्कृति मतलब एक सादा सा, मुझे लगता है, जो मुझे पता है, संस्कृति मतलब एक अच्छी सी कृति, उसे संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पे एक ब्राह्मण व्यक्ति, देखिए सखाराम बाइंडर हर लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, सखाराम बाइंडर के बारे में आपको इन नाट्य कृति के बारे में, लेकिन मैं स्त्री प्रतिमाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। वहां पे सखाराम बहुत सारे स्त्रियों से, जहां जहां विधवा स्त्री उससे मिलती है, मतलब बहुत सारे नहीं कहा जा सकता, वो भी खुद एक अलग तरीके का, एक अलग विचार का, वहां पे एक प्रतिमा, पुरुष प्रतिमा मुझे दिखाई देती है, जो हमारे जो सामाजिक नियम है उनको तोड़ने वाला सखाराम दिखता है। उसके अलावा वहां पे जो दो स्त्रियां होती है, मैंने अभी कहा कि संस्कृति, मुझे एक सभ्य सुशील ऐसी स्त्री मुझे चाहिए होती है, मुझे, मेरी माँ सभ्य रहे, मेरी माँ साड़ी में रहे, ऐसे हम सोचा करते हैं। लेकिन मेरी माँ ने अगर साड़ी के अलावा कुछ पहन लिया तो मैं सवाल खड़े करने लगता हूँ, ये क्या पहना है तुझे, कुछ मतलब ये हमारी जो संकुचित विचार सरणी है। इसलिए मुझे यहाँ पे फिर से सवाल पैदा होता है कि हमें मातृसत्ताक पद्धति जो हुई थी, या तो देखिए हम माँ को तो बहुत चाहते हैं, हर यहाँ पे मतलब हमें, आपको मैंने अभी जिक्र किया था कि प्राचीन युग में हमारे यहाँ पे मातृ पूजा बहुत अच्छे से की जाती थी, मातृ पूजा, और बहुत ही, मैंने अभी एक चित्र दिखाया था जो इजराइल की थी, अभी शायद अन्य लोगों को शायद पता चला नहीं होगा, इजराइल से वो मातृ पूजा की परंपरा अभी तक हमारे यहाँ पे चल रही है। लेकिन आज के युग में हम साहित्य से क्यों नहीं, साहित्य से हमारी साहित्य लेखिकाएं क्यों विद्रोह कर रही है, क्यों हमें स्त्रीवादी साहित्य निर्माण करना पड़ रहा है, या तो वहां पे आ रहा है, इन बातों का ही हमें थोड़ा सा बातों पे ध्यान रखना चाहिए। मैं आगे आता हूँ। मैंने अभी संजय पवार जी का एक उल्लेख किया था, और मैं उनके और एक नाटक का उल्लेख करता हूँ, कौन म्हणतं टक्का दिला, ये नाटक है। कौन कहता है मुझे परसेंटेज मतलब टक्का दिया। मूलतः आधुनिक युग में आज के पीढ़ी को परिवर्तित करने वाली, या तो आज के पीढ़ी में मैं क्या सोचता हूं, जैसे मैं एक पिछले बार एक इंटरनेशनल सेमिनार में मैंने एक सवाल किया था, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि वहां पे मैंने एक की एंड का मूवी हमने देखी हुई है। देखिए हमारी संस्कृति हम कैसे जकड़ के रखती है हमें। देखिए की एंड का मूवी आपने शायद देखी होगी, वो उस मूवी का एक बैनर था, प्रदर्शित होने से पहले उस पर वाद विवाद होने लग गए थे। हमारे पास एक बड़ी परंपरा है, कुछ देखे बिना ही, सोचे बिना ही, सुने बिना ही हम कुछ भी करते रहते हैं। देखिए
की एंड का वो जो कोई जो सिनेमा है, वो सिनेमा लगने से पहले ही उसके पोस्टर लग गए थे और पोस्टर को फाड़ा गया था, उसे जलाया गया था। उसके कारण देखिए क्या है कि एक स्त्री ने अपने पुरुष के गले में मंगलसूत्र पहनाया है। हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है? ठीक है ना, मैंने कहा इन सब चीजों को नकारा है, मैं सब स्वीकारता हूं, लेकिन मुझे लगता है आधुनिक इस व्याख्या की जब हम सोचते हैं ना, आधुनिक मतलब क्या, ये आपको सभी पता होगा, लेकिन उसमें क्या करती है एक स्त्री, मतलब वो स्त्री क्या करती है, पुरुष के गले में मंगलसूत्र पहनाती हुई एक पोस्टर छपा जाता है, फाड़ा जाता है कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। देखिए सोच ये है मेरी कि मैंने ये बात वहां पे रखी थी और मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग, एक बहुत बड़ी अभ्यासिका थी जो है, उन्होंने मुझे सवाल किया, प्रमोद एक सवाल हमें पूछना है। मैंने बोला जी पूछिए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी शादी में, अगर आपकी होने वाली बीवी ने आपको भर मंडप में या तो पूरे मंडप में आपको सभी के सामने मंगलसूत्र पहना तो आपको कैसा लगेगा? तब मुझे कौन मनता टक्का दिला, ये नाटक को मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे स्त्री प्रतिमा बदलती है। मैंने उनको मैंने ये बोला था और मैं आज भी यही कहता हूँ। और जैसे पूरे महाराष्ट्र को शायद बहुत बार पता चला होगा, जैसे मैंने अभी निसर्ग में शादी वगैरह वो जो बातें, लेकिन बात मुझे ये रखना है कि मैंने उन्हें ये बात कही कि ठीक है आज लिख लीजिए, अगर उनकी इच्छा है तो मैं जरूर पहन लूंगा। ये परिवर्तन की भाषा कौन म्हणतं टक्का दिला, इसमें की जो स्त्री है वो करती है स्त्री परिवर्तन। देखिए कि अभी शमीबा पाटिल करके जो थर्ड जेंडर, देखिए मैं ये बात भी, थर्ड जेंडर, हाँ, हमारे साहित्य में देखिए कैसे परिवर्ष हम निर्माण करते हैं। मैं ये आखिरी बात रखने वाला था कि हु डिसाइड आई एम थर्ड, हु डिसाइड आई एम सेकंड, हु डिसाइड यू फर्स्ट। कौन तय करता है कि मैं पहला हूं, स्त्री द्वितीय है और तुम थर्ड हो? कौन तय करता है? कौन तय करके किसने तय करके रखा है? ये शमीबा पाटिल पूछती है और ये मराठी साहित्य भी पूछता है। जैसे मैंने अभी कहा कि सुकन्या करके एक लड़की है जो आधुनिक परिवर्तन चाहती है। आधुनिक परिवर्तन क्या चाहती है कि वो चाहती है कि जात धर्म इन चीजों को मुझे नहीं चाहिए, और वो एक बंडखोर, मतलब एक अलग तरीके की बातें रखना चाहती है। और उसके बाद मैं और एक नाट्य लेखक का जिक्र करूंगा जो प्रशांत दळवी है, उनके चाहुल करके एक नाटक है। उस नाटक को शायद आप लोगों ने बहुत, महाराष्ट्र में पूरी तरह सभी तरफ उसके प्रयोग हुए हैं। देखिए कि ये नाटक देखने के बाद स्त्री प्रतिमा पुरुष प्रतिमा इन आधुनिक युग में भौतिक सुखों में कैसे एक साथ ये हो जाती है कि चाहुल करके एक नाटक है, उसमें सीधे बात बताता हूँ। बहुत बार ऐसे हो रहा है कि मैं मराठी में लिख चुका हूँ और उसे एकदम जैसे भाषांतर करना ये मुझे थोड़ा सा। चाहुल करके एक नाटक है, उस नाटक में एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हम भौतिक सुखों में बहुत ये हो चुके हैं, भौतिक सुखों में हमने सबको पूरा अर्पित कर दिया है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मिल गया अभी वो चाहिए, अभी ये मिल गया वो चाहिए। लेकिन इन भौतिक सुखों में भी स्त्री प्रतिमा कैसे खड़ी होती, इसका भी हमें सोचना चाहिए। चाहुल इस नाटक में भी एक चीज रखी जाती है कि एक क्या कहते हैं उसे, अपनी बॉस के लिए अपनी पत्नी को अपने बॉस के घर भेजना, बॉस की ही डिमांड है कि देखिए उन्हें कर्जा लिया हुआ है, पैसे लिए हुए बॉस से जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये नाटक कहता है। और वहां पे ये बात तो ठीक है, और वो पति खुद भी उस औरत को उस बॉस की तरफ भेज देते हैं। किस लिए भेजते हैं कि ठीक है मेरे पैसे आप क्या करिए कि माफ कर दीजिए। लेकिन इसके बाद होने वाली जो, जिसे हम मराठी में कहते हैं स्त्री घुसमट, उस चाहुल नाटक में बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बताया गया है कि स्त्री वेदना क्या होती है। इन प्रतीकों को, इन प्रतिमाओं को यहाँ पे प्रशांत दळवी यहाँ पे रखते हुए, देखिए कि इन नाटकों से मुझे कुछ बातें यहाँ पे होता है कि अस्तित्व भान यहाँ पे स्त्री को मिल रहा है। हमें दुय्यम जो भावना है उन दुय्यम भावनाओं से अलग रखने की, क्यों अलग तरीके से हम सोच रखते हैं, परंपरा से दूर होके एक नवता निर्माण कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। इन नाटकों के अलावा अगर मैं दूसरे साहित्य प्रकार में आऊं, और उसके बाद एक 5 या 10 मिनट में मैं पूरी बातें खत्म कर रहा हूं, यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। यहाँ पे उपन्यासों के बारे में अगर सोचा जाए, मराठी में हम कादंबरी कहते हैं,
उसमें से भी मैं कुछ एक बहुत सारी स्त्री लेखिकाएं हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक जो है गौरी देशपांडे, उनकी गोफ, थांग व मुक्काम, निगर गाठी, ये जो मैंने कुछ पढ़े हुए, या तो उनका अभी मैंने कुछ एक साल भर पहले मैंने एक पढ़ा था, एक एक पान गड़ाया। इस कादंबरी में आने वाली स्त्री का अगर या तो स्त्री प्रतिमाओं को हमने देखा तो हमें फिर से यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, स्त्री प्रतिमा बहुत बदल रही है। तो फिर से यहाँ पे मैंने अभी कहा था कि अंबेडकर जी ने क्या कहा है, उसके बाद स्त्री प्रतिमा क्या हो रही है, फिर धर्म कहाँ पे है, और इन सब में हमें कौन से स्त्री प्रतिमाओं को बदलना चाहिए। देखिए कि इसमें एक राधा करके एक प्रमुख पात्र है, एक एक पान गड़ा है इस उपन्यास में। राधा एक ऐसी स्त्री है जो आत्म केंद्री है, खुद से खुद चर्चा करती है, और एक बात होती है, जितना याद आ रहा है कि उसमें ये बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखती है। देखिए कि हमारी तो यहाँ पे संस्कृति बहुत अलग है। मैं जिस गोवा राज्य में, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं इस राज्य में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग राज्यों में भी कोई अलग स्थिति होगी, लेकिन यहाँ पे एक मित्र और एक दो मित्र, लड़की और लड़का भी हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, उन परिवारों को भी पता होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ठीक है, इन बातों को नहीं, लेकिन इस नाटक में ये स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, और इसका भी चित्रण, मैं पूरी तरह इन बातों को नहीं रख रहा एक एक पाने लगाएगा, लेकिन ये चित्रण जो है ये भी हमें स्त्री प्रतिमाओं को बदल रही है, ये दिख रहा है। अगर आगे प्रतिमा इंगोले जी का इनका भी कुछ मैं नाम उपन्यास है, उनके नाम मैं लेना चाहता हूँ। जैसे बुड़की है, बुढ़ाई है, पार्ट टाइम है, शेत मतलब माफ कीजिए, खेतियों में काम करने वाली जो खेत मजदूर है, उन खेत मजदूरों के प्रश्नों को, उनमें जो स्त्रियां हैं ग्रामीण लेवल की, तो उनको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रतिमा इंगोले जी अपने उपन्यास में रख रही है। देखिए कि थोड़ी सी एक बात मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मराठी में। एखादी साहित्यकृती वाचताना त्यात आपल्याला कृत्रिमता जाणवल्यास ती आपलीशी वाटत नाही। इथे प्रतिमा इंगोलेंच्या कादंबऱ्यात आपल्याला वास्तवकडे घेऊन जाणाऱ्या आहेत, परंतु आदिम प्रतिमा त्या वापरतात। आदिम प्रतिमाओं का यहाँ पे प्रतिमा इंगोले जी यहाँ पे ये कर रही है, वहां पे ला रही है। कितना भी कहा जाए हम परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, परंपराएं अच्छी भी होती है, लेकिन कौन सी परंपराएं स्वीकार करना, ये भी हमें सोचना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी कादंबरी है। उनके बाद मैंने ग्रामीण कादंबरियों का अगर मैं देखा जाऊँ तो ग्रामीण कादंबरियों का, या माफ कीजिए, उपन्यासों में बहुत बार ऐसा होता है कि एक सवाल खड़ा किया जाता है, उस सवाल की हम चर्चा करेंगे एक मिनट में, कि ऐसी स्त्री प्रतिमा आप क्यों ला रहे हैं लेखक करके, एक स्त्री करके आप स्त्री को आप सहता क्यों दे रहे? जैसे एकच प्याला इस नाटक में जितना वो शोषित बनती है, जितना वो सहन करती है, तब सवाल किया जाता है इसे विद्रोह करना चाहिए था, उस औरत को विद्रोह करना चाहिए था। बल्कि मैं सोचता हूं कि बहुत बार मैंने बहुत सारे लेखकों से चर्चा की थी कि आप इन प्रतिमाओं को, इन पात्रों को, जैसे कि अभी तसनस करके आसाराम लोमटे जी की एक कथा संग्रह आया हुआ है, और इनके अलावा बहुत लोगों से मैंने चर्चा की थी कि आप ऐसे क्यों ये कैरेक्टर्स आप ला रहे हैं। तो उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, वास्तव परिस्थिति हम प्रमोद, हम लाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन साहित्य अगर हमने सोचा तो 30% यहाँ पे 30% वास्तव को रखा जाता है, लेकिन 70% कल्पना भी होती है। तो आप कल्पना से नहीं बदल सकते स्त्री प्रतिमाओं को। हम कौन सी प्रतिमा दे रहे हैं? और अभी प्रेमलता चौटिल मैडम जी ने कहा था कि साहित्य एक आईना होता है, समाज का आईना होता है, और हमने अगर साहित्य में से अगर स्त्री प्रतिमा नहीं बदल रहे हैं तो स्त्रियों को भी यहाँ पे बदलने का हक है, और वो बदल रही है। जैसे कविता महाजन, इनके जो दो उपन्यास है, ब्र भिन्न करके है, उस पर अधिक चर्चा न करते हुए मैं आगे आ जाता हूँ। बहुत चीजें हैं, इन चीजों को रखा जा सकता है, और मैं आखिरी इन चीजों में आ जाता हूँ। बहुत बातें हैं, मैंने अभी कहा कि 45 से ऊपर मेरे पेजेस मैंने लिखे हुए हैं, और इनमें से मैं कुछ समय का थोड़ा सा ये करते हुए देखिए कि स्त्री प्रतिमा बदल क्यों रही है। इन बातों में मैं कुछ निष्कर्षों पे आता हूं। स्टीरियोटाइप के जो जॉब है, स्टीरियोटाइप आपको पता होगा, स्टीरियोटाइप मतलब क्या? ये तेरी भूमिका, ये मेरी भूमिका, तू लड़की है
अब ये भूमिकाएं बदल रही हैं। फिलहाल तो मैं जिस राज्य में हूं, ये मैं अभी कह रहा था कि यहाँ पे मुझे बहुत बदलाव दिख रहा है। शायद अन्य पाश्चात्य जो कुछ राज्यों से, माफ कीजिए, देशों से शायद कुछ संस्कृति यहाँ पे ली गई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत एक अच्छा माहौल यहाँ पे है। स्वतंत्र विचारधारेची विचारसरणी, मतलब एक स्वतंत्र विचारसरणी यहाँ पे स्त्रियां अपने साहित्य कृति में और स्त्री प्रतिमाओं को लेके रख रही है। उसके अलावा आर्थिक स्वावलंबी स्त्रियां बन रही है। ये मुझे बहुत सारे साहित्य कृति में, बहुत सारी कलाकृतियों में दिख रही है। ये एक बात है। हर क्षेत्र में अब वो प्रतिनिधित्व करती है। ये तो बहुत छोटी सी बात, ये अब ये बात हम सोचा ही नहीं जा सकते कि अभी ये क्षेत्र में स्त्री, वो क्षेत्र में समानता का अधिकार वगैरह वगैरह, इन बातों में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी एक बात मैं रखना चाहता हूँ, सिंगल मदर भी अभी स्त्री रह रही है। सिंगल मदर, जरूरत नहीं है अभी शादी करना। देखिए हमारे पास वीका राजवाड़े जी का एक विवाह संस्थेचा इतिहास, विवाह संस्थे का मतलब जो का इतिहास है, वो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा विवाह संस्था क्या है, किस तरीके से आई हुए, प्राचीन युग में क्या था। लेकिन अभी हमने उसमें एक बात रखी गई है, उससे मैंने कुछ उसके अलावा कुछ, मैं मैसूर में केंद्र शासन की ओर से 3 महीने के लिए मैं वहां पे कुछ काम के लिए भाषा अभ्यास करके काम में था। उस वक्त मुझे वहां की कुछ बातें जो कि सिंगल मदर की जो बातें हैं, मैं इन बातों को थोड़ा सा रख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मुझे इन संस्कृतियों से जो विवाह संस्था इसलिए थी, वहां पे कहा गया था उस ग्रंथ में कि मिलन हो और पीढ़ी बढ़ती रहे। ठीक है, शायद वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी सिंगल मदर इन चित्रों को भी नाटक में आ रहा है, साहित्य क्षेत्र में आ रहा है, और अभी समाज में भी ये परिवर्तन हो रही है। एक बात है हमारे यहाँ पे, पिंक कलर और ब्लू कलर जॉब, पिंक कलर जॉब एंड ब्लू कलर जॉब, ये आपको पता होगा। पिंक कलर जॉब क्या है कि नहीं ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है। साहित्य में ये बदल हो रहा है। आप एक सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, अच्छे से आप देखिए और देखिए कि मैं खुद क्या, मैं तो नहीं सोच रहा यहाँ पे 100 से लगभग ज्यादा लोग होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, छोड़िए यार दूसरों को, छोड़िए, स्त्री परिवर्तन करना है तो आप दूसरों को मत परिवर्तित कीजिए, खुद परिवर्तित हो जाइए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साहित्यकारों को मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये साहित्यकार कौन है उनका मैं नाम, ऐसे मैंने अभी कहा कि हम 3 युग के यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा एक व्याख्याता नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक छोटा सा एक विद्यार्थी हूँ। सावंत सर है, प्रेमलता मैडम है, ये जो अलग अलग एक युग के लोग हैं, इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। और मैं तो बस अभी का एक कुछ दिनों से मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं जान रहा हूँ। लेकिन हमें बदल दूसरों पे मत कीजिए, खुद करिए यार, क्यों बदल करना है। मैं ये बात रख रहा था कि साहित्यकारों की बात मुझे पसंद नहीं है। एक उदाहरण बताना चाहता था, लेकिन अभी रहने देता हूँ। साहित्यकार एक मुझे बहुत अलग अलग तरीके से दिखते हैं, 3 तरीके से दिखते हैं। व्यासपीठ पर अलग दिखते हैं, साहित्य में अलग दिखते हैं, और घर में अलग दिखते हैं। ये वास्तव परिस्थिति है। और इन साहित्यकारों को मैं साहित्य करके मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये खुद विचारों से स्त्री प्रतिमाओं को अलग रखना चाहते हैं, और ये भूमिकाएं कौन सी रख रहे हो आप। घर में आप चाहते हो मैं संस्कृति को पालू पोसूं, और बाहर आप जब जाते हो, माफ कीजिए, आप घर में से वो चौखट में आप उसको बंद कर रहे हो, और बाहर जाके बोल रहे हो कि चौखट को तोड़िए। ये कौन सी बात है, ये एक नहीं है। देखिए कि ठीक है, मेरा परिवेश ऐसा रहा है कि मैं बचपन से साहित्यकारों में रहा हूँ, जैसे नागनाथ जी को तपल्ले, बहुत बहुत कुछ है इनमें बचपन से रहा हूँ इनके साथ, तो शायद मुझ पे कुछ संस्कार हो, या संस्कार की बात है, संस्कार भी कुछ अलग शब्द है। कुछ बातें हैं जो मुझ में आई हुई है, या तो कुछ बातें हैं जो मुझे दिखी गई है, ये भी बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात होती है, क्यों ये किस लिए, इसलिए मैं उन बड़े बड़े साहित्यकारों को मैं साहित्यिक बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों? आपके विचारधाराएं अलग है, आप दिखाते एक हो, करते एक हो। मतलब हमारे यहाँ पे कहावत है, दिखाने की दाता अलग है, खाने की दाता अलग है। ये मत कीजिए, ये साहित्य में अगर हो रहा है। इसलिए मैं स्त्री लिखित साहित्यों में स्त्री प्रतिमा कैसी है, इन बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पुरुष साहित्यकारों ने ऐसी बात नहीं कही है, कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कह रहे। ये भी बात हमें सोचनी चाहिए, ये बदलनी चाहिए। प्रतिमाओं के पीछे का सत्ता संबंध, सांस्कृतिक राजकारण, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए।
हर प्रतिमाओं के पीछे एक सत्ता संबंध होता है, हर उन प्रतिमाओं के पीछे एक सांस्कृतिक राजकारण होता है। इनको पहले अगर समझ लिया जाए, मैंने अभी कहा धर्म वगैरह इन बातों को रखा गया, धर्म कोई बुरी बात नहीं है, हमें एक संध रखने वाली चीज है। धर्म हमें एक संध रखने वाला, एक चीज रखने वाली एक चीज है, लेकिन हमने धर्मों के नीचे जो कुछ रखा हुआ है, इसलिए ही हमारे यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो जेल में बड़े दाढ़ी बढ़ा के कैद हुए हैं। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दिखाते एक है, करते एक है। समलैंगिकता, इन बातों पे तो बहुत बोलना चाहता था, लेकिन उन पे तो बहुत सारी साहित्य कृति है। फिर भी एक वाक्य मैं कहना चाहता हूँ आखिरी में, इन 2-3 वाक्य में। समलैंगिकता ये कोई विकृति नहीं है, पहली बात एक ध्यान में रख लीजिए। मतलब आप पुरुष और स्त्री में लैंगिकता चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी धारणाएं हैं, उन्हें समलैंगिकता रखना है, तो ये कोई विकृत, देखिए हम बदल नहीं रहे हैं। हम बदल नहीं क्यों नहीं रहे? हम सोच नहीं रहे उस तरीके से, हम सोचना ही नहीं चाहते उस तरीके से। क्यों नहीं, वो गलत बात है, वो हमारे यहाँ पे नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि समलैंगिकता कोई विकृति नहीं है, तो लैंगिकता का एक आविष्कार है। और इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन वगैरह हुए हैं, और हमारे घटना में कुछ दुरुस्ती हुई है, कुछ बदल हुए हैं, कुछ अच्छी बातें भी हुई है, लेकिन ये साहित्य में चर्चा हो रही है और प्रतिमाएं भी बदल रही है। देखिए कि मुझे एक बात लगती है कि सांस्कृतिक प्रतिमाओं को स्त्रीवाद में एक दबाया जाता है। इस बात में हमें स्त्रीवादी साहित्य को, स्त्रीवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी कोई अभ्यासक है, इसे हमें बारीकाई से देखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बातें होती है, स्त्रियों पे मानसिक परिणाम करने वाले घटक होते हैं। जैसे कि एक घटक, एक क्या कहते हैं उसे, चिंता होती है। उसके बाद मुझे नकारा गया जो कोई भावना होती है, नकारा गया है कि भावना जो होती है हर चीज में, तू स्त्री है ये नहीं कर सकती, तू वो है ये नहीं कर सकती, या तो उन स्त्रियों में ठाम, हमारे मराठी में कहा जाता है ठामपणाचा अभाव असणं, म्हणजे स्त्रियांच्या मानसिक परिणामावर घटक, म्हणजे परिणाम करणारे काही घटक आहेत, त्यामध्ये ठामपणाचा अभाव, चिंता, नाकारलेपणाची भावना, या सगळ्या गोष्टींना आपण नीट परखून इन्हें अच्छी तरीके से देखकर हमें आगे प्रयास करना, हमें आगे जाना पड़ेगा। काला रंग और स्त्री प्रतिमा, ये तो बहुत अलग बात है, इसमें भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं और इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। लगभग मेरे एक मित्र हैं सुदाम राठौर करके, उनकी एक कविता है, वो मराठी कविता है, उस 4 पंक्तियों को मैं रखता हूं और उसके बाद मैं हमारी बातें समाप्त करता हूं। बहुत चीजें थी उनकी, आपल्यात कुणी युद्धखोर नव्हते करके ये कविता संग्रह है सुदाम राठौर जी की। वो कहते हैं बायकोसाठी, मतलब मेरी बीवी के लिए, मेरे जो प्रेयसी है उसके लिए मैं कविता रख रहा हूं, ऐसे कहते हैं। आणि मी कवितेची शपथ घेऊन सांगतो, तुझ्या कपाळावर लाल वर्ण होऊन मी कधीच मिरवणार नाही माझी लायकी। आणि मी कवितेची शपथ घेऊन सांगतो, तुझ्या कपाळावर लाल वर्ण होऊन मी कधीच मिरवणार नाही माझी लायकी, नि तुला सती सावित्रीचं नशीबही देणार नाही, फक्त माझं कुडाचं घर पाहून तू दुःखी होऊ नकोस प्रिय, मी तुझ्यावर खूप खूप श्रीमंत कविता लिहीन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि मैं इन परंपराओं को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं बहुत सारी चीजें रखना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। जहाँ कि अभी सावंत सर मैडम जी ने, इन्होंने बहुत सारी चीजें रखी हुई है, फिर भी मराठी साहित्य में बहुत बदलाव हो रहे हैं। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मराठी साहित्य में जितने बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि आसाम के जो साहित्य है या तो बंगाली साहित्य कहा जा सकता है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इन दिनों मैं उनको ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमें भारतीय परिवेश में स्त्री साहित्य में स्त्री प्रतिमाओं का अगर हम सोचा जाए तो हमें ये बदलाव हो रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और इन चीजों को यहाँ पे रखते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। रयत शिक्षण संस्थेचे यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाचं पाचवड यांनी हे जे काही चर्चासत्र आयोजित केलं होतं ते खऱ्या अर्थी खूप चांगलं आहे। वेळेअभावी आणि इतर सगळ्या गोष्टी अभावी मला ह्या सगळ्याच गोष्टी मांडता नाही आल्या, त्याबद्दल सर्व श्रोत्यांची मी खरंच मनापासून माफी मागतो। परंतु मी झालंच तर आपल्याला सगळ्यांना
होईल तर मी माझा शोधनिबंध लवकरच कुठे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या सगळ्यांशी सतत माझा संपर्क आहे. आपण माझ्याशी नंतरही हवं तर बोलू शकतात. या संस्थेचे या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रदीप शिंदे सरांचेही मी आभार व्यक्त करतो. सोबतच माझ्यासोबत जे वक्ते होते आमचे गुरुवर्य प्रेमलता चौटेल मैडम, आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. बहुत अच्छी बातें मुझे यहाँ पे सुनने को मिली. और उसके बाद हमारे आदरणीय प्रोफेसर सावंत सर जी, सुनील सावंत सर जी, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ. और आप सभी का, और उसके अलावा मेरे प्रिय मित्र वो मेरे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर शरद पवार सर, जो यहाँ पे मुझे इन बड़े लोगों में तीसरा जो कोई कहा जा सकता है, मैंने कहा कि 3 युग के हम लोग हैं. एक सावंत सर है, दूसरे बाद में मैडम का तो अनुभव बहुत बड़ा है, उनका कार्य भी बहुत बड़ा है. मैं कल ही 2-3 लोगों से बात कर रहा था और उनके बारे में कुछ बातें कह रहा था, जान रहा था. और मैंने कहा कि मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ इनमें. ठीक है, हरकत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा. और मैं पवार सर जी का बहुत मन से शुक्रगुजार हूँ. इसके अलावा जो कोई यूट्यूब पे और मेरे जो कोई हमारे प्रिय सभी श्रोता वर्ग हैं, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रमोद जी, आप अपने को छोटा नहीं चाहिए ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बहुत ही आगे है, हम ऐसा मानते हैं. बहुत अच्छी बात रखी आपने. फिर और कभी मिलेंगे हम लोग. जी जरूर मैम, अगर आप गोवा में आई है तो एक बार बताइए, या तो आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ. बिल्कुल, कुछ आयोजन करिए, हम आएंगे. जी जरूर मैम, अच्छा लगेगा. जी शुक्रिया. जी जी, ये शिंदे जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद, इन्होंने आज मिलने का मौका दे दिया. जी 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 जी, सच कहा मैडम आपने. थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर स्टडीज थॉट्स विथ अस in both languages, Hindi and Marathi, fluently. Thank you so much. Now I request Dr. Pradeep Shinde sir, in charge principal of our Yashwantrao Chauhan Mahavidyalaya Pachpad, to deliver his presidential speech. प्रथम मैं छत्रपति शिवराय, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको अभिवादन करता हूं और इनका विचार लेकर रईस शिक्षण संस्था की स्थापना करने वाले पद्म भूषण शिक्षण महर्षि डॉक्टर कर्मवीर भौराव पाटिल और रयत माउली लक्ष्मीबाई भौराव पाटिल, इनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं. तो आज महाविद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी और मराठी वाक्य कोश से एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का एक सफल आयोजन किया गया. रईस शिक्षण संस्था के अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहेब, रईस शिक्षण संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनिल पाटिल साहेब, सचिव प्राचार्य डॉक्टर विठ्ठल शिवनकर साहेब, सहसचिव प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा गायकवाड मैडम जी, ऑडिटर प्राचार्य डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदरी जी, महाविद्यालय विकास समिति के सभी सदस्य, हमें निरंतर मार्गदर्शन उनका मिल रहा है और इसी कारण हम ये वेबिनार बहुत ही सफलता से कर सके. राष्ट्रीय एक दिवसीय समारोह में उपस्थित प्रमुख अतिथिगण, मार्गदर्शक सम्माननीय डॉक्टर सुनील सावंत जी, जो शिवाजी विश्वविद्यालय के बीओएस के सदस्य, एसी सदस्य है, आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता चौटेल जी, जो बीओएस चेयरमैन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश के हैं, और सम्माननीय श्री प्रमोद पवार जी, जो पार्वतीबाई चौगुले ऑटोनोमस कॉलेज मड़गांव में बीओएस सदस्य है. मैं
आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और समारोह को सफलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए आवाज येत नाहीये. हेलो. जिमखाना विभाग प्रमुख सौ स्मिता कुंभार जी, महाविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी, सभी प्रतिभागी, अध्यापक, विद्वज्जन, सभी विद्यार्थी, आप सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आज इमेज ऑफ वुमेन ऑफ मॉडर्न लिटरेचर हुआ, मुझे बेहद खुशी हो रही है। अब तीनों जो यहाँ रिसोर्स पर्सन रहे हैं, तो उन्होंने इस वेबिनार को एक ऊंचाई पर, एक शिखर तक पहुंचने का बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयत्न किया है। बहुत अच्छी उनकी कोशिश रही है और अपना जो भी अपने विषय का ज्ञान रहा है, अपनी अपनी भाषा के साहित्य को लेकर बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने यहाँ अपना मंतव्य पेश किया है। उनके प्रति मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर सुनील सावंत जी ने शुरुआत की जो अंग्रेजी में, क्या कहूं, तो उन्होंने तो श्री प्रतिमा का अभ्यास या उसकी पढ़ाई करना कितने आवश्यक है ये बताया। आधुनिक साहित्य में उसकी जरूरत है। जो पुरुष प्रधान संस्कृति रही है, उसके विरोध में आवाज उठाने का काम जो है अंग्रेजी साहित्य में भी हुआ। स्त्री स्वातंत्र्य को उन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने इसके बहुत सारे उदाहरण यहाँ पेश किए हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे नॉवेल्स है, ड्रामास है, उसके उदाहरण उन्होंने पेश किए। स्त्री प्रतिमाओं के उदाहरण बहुत अच्छी ढंग से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और देखिए कि साहित्य के माध्यम से भी स्त्री में एक विश्वास पैदा हुआ, आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जब वो साहित्य पढ़ती है तो उसमें जो भी व्यक्तित्व आते हैं, जो नायिका आती है, जो विद्रोह करती है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो यहाँ की स्त्री को भी उससे प्रेरणा मिलती है। और डॉक्टर सुनील सावंत जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विषय को पेश किया। ऐसा कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, नेवर एडमिट द पेन। अपना दुख का जाहिर करो ना का, अपना दुख जो है क्योंकि पहले से बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारा टेंशन है, और इसमें अपना दुख दूसरों को बताकर और दुखी क्यों बनाना है। लेकिन ये जो है दुख बांटने से भी कभी कभी कम हो जाता है। एक दूसरे का दर्द होता है, एक जो टीस होती है, तो बता नहीं सकती तो अपना हल्कापन महसूस करता है। तो यहाँ सुनील सावंत जी, मैं महाविद्यालय की ओर से मैं फिर से आपको बहुत बधाई देता हूँ और मैं आपके प्रति शुक्रगुजार हूँ। आगे चलकर आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता चिटल जी ने बहुत सारे उदाहरण देकर पश्चिम मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद को लेकर अनेक स्त्रियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे एक बात, उनकी जो युद्ध में किसको क्या मिला, बहुत बात झकझोर देने वाली है। जो युद्ध में सैनिक मरता है, जवान मरता है, तो किसी का वो बेटा है, किसी का तो भाई है, वो अपनी किसी देश का क्यों ना हो, युद्ध से क्या मिला। तो युद्ध में जो स्त्री है उसका आधार टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति हमने देखते हैं कि कई, इसके पहले भी प्राचीन युद्ध से लेकर आज तक के युद्ध में क्या हुआ, और स्त्री जो है जिस पर निर्भर रहती है, उसका एक प्रकार से वो बेसहारा हो जाती है। ये भी उन्होंने बात बहुत अच्छी तरह से पेश किया, और उस शक्ति संपन्न स्त्री का भी उन्होंने उदाहरण पेश किया आकाशदीप के माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं। जो बुद्धदेव और चंपा देखी कि उसके प्रतिशोध लेने की भावना से बुद्धदेव के पीछे पड़ती है, लेकिन वो अपना आत्मसम्मान खोती नहीं। ये सब बातें जो है बेहतरीन रूप से यहाँ पेश हुई है। कामायनी का उदाहरण, जो कामायनी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जो मिलता है, तो कामायनी के लिए भी, और उसका भी उन्होंने यहाँ पेश किया है। कौशल्या बैसंत्री, दोहरा अभिशाप में कितना दुख दर्द है। एक तरफ से वो दलित स्त्री है, दो ओर से उसका अभिशाप है, एक दलित है और स्त्री है,
और दोनों ओर से उसका शोषण हो रहा है। ये भी बात जो है साहित्य के माध्यम से व्यक्त हुई है। स्त्री प्रतिमा जो है इसे ऐसे प्रकट होती चली गई। जब ये कविता मैं पढ़ता हूँ, जैसे कि बीए के सिलेबस में मैडम चोटिल मैडम जी, यहाँ हमारे सिलेबस में विश्वविद्यालय की किताब है, जब उसमें कविता आ गई है, माँ जब खाना परोसती थी, चंद्रकांत देवताली जी की कविता आ गई। वो माँ बेटे का सेवा भाव है, त्याग, चिंता। बेटा जब खाना नहीं खाता है तो क्यों नहीं खाना खाए, वो परेशान हो जाती है। क्या माँ का दिल कैसा होता है। तो उसमें जब माँ खाना परोसती नहीं थी तब उसके पेट में खाना भरता ही नहीं था, उसका पेट भरता ही नहीं था। आज भी हमें परिस्थिति देखते हैं कि माँ कितने प्यार से खाना परोसती है। आज ये उसका उदाहरण हमें झकझोर देने वाला है। या कुछ कविता भी है कि माँ जब खाना परोसती, मैं कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। वे दिन बहुत दूर गए हैं जब माँ के बिना परसे पेट भरता ही नहीं था। वे दिन अथाह कुएं में छुटकर गिरी पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह अभी भी दबे है शायद कहीं गए। अभी लास्ट में कहते हैं, अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाते हैं। अभी परिवार से, माँ से जब दूर गए हैं, अपने परिवार में है और दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं। आजकल बिल्कुल निश्चिंत है। फिर भी कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती होती, उसकी दृष्टि और आवाज तैरने लगती है। बहुत सुंदर। ये बात उन्होंने इसमें पेश की। सर और आगे चलकर बेजगह कविता है। मैं तो बेजगह कविता के अंतर्गत स्त्री की क्या स्थिति है। 21वीं सदी भी लड़कियों को कोई घर नहीं है, समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। बिल्कुल उसके कटे हुए नाखून की तरह और कंघी में फंसकर बाहर आए केशों की तरह, अर्थात एकदम बेघर दी जाने वाली जगह औरत की होती है। जैसे कि कंघी में बाल होते हैं या नाखून हम कटकर जो शरीर के होते हैं, जब उसकी शादी हो जाती है तब वो बेजगह हो जाती है। इस पर आधारित अनामिका ने बहुत ही सुंदरता से कविता पेश की है, लिखी है। देखिए कि कानून का प्रावधान होते हुए भी बेटी पिता के घर और संपत्ति पर अधिकार जता नहीं सकती। ये अफसोस की बात है। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया था और उसमें संसद में जब मंजूर नहीं होता है तब वो इस्तीफा दे देते हैं। आगे चलकर वो मंजूर हुआ। लेकिन आज अधिकार प्राप्त होते हुए भी कितने लोगों की मानसिकता है कि बेटी को अपने संपत्ति उसको अदा करे, उसका हक दे दे। आज भी वो हमारी मानसिकता नहीं बन रही है। इसी कारण मैंने अभी कहा कि बहुत ही अफसोसजनक ये बात है। लड़का लड़की अलगाव का ये भेद उसके जन्म से ही आरंभ होता है। लिंग भेद के सत्य का पर्दाफाश जो है वे बेजगह कविता में हुआ है। अपनी जगह से गिरकर कहां से कहां रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे टीचर और मारे डर के जम जाती थी हम लड़की अपनी जगह पर। जब कवित्री को अपने बचपन के पाठशाला में जो पाठ पढ़ते थे वो याद होते, टीचर पढ़ाते थे, तो वो उसको क्या पढ़ाया जाता था? राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है, राम देख ये मेरा कमरा है। और मेरा राम का घर है, राधा का कहा घर है? तो उसको पता, जब नया घर खरीद लिया जाता है तब राम तेरा घर है और राधा का घर नहीं। इसीलिए ये बेजगह कविता अपने आप में एक उसकी स्त्री की जो टीस है, उसका दुख है, दर्द यहाँ पेश। और उसकी माँ कहते और मेरा ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। ये बात इसमें आ गई है। और भी जो मैडम ने बहुत ही सुंदरता से पूरी स्त्री प्रतिमा को यहाँ प्रस्तुत किया है। स्त्री मुक्ति की मशाल में भी बहुत सारी बातें हुई है। स्त्री मुक्ति जो विद्रोहात्मक स्वरूप में दिखाई देता है। रजनी तिलक की कविता है मैडम, और उसमें कविता में सावित्रीबाई फुले का अदम्य साहस का जिक्र किया है। सावित्रीबाई फुले अनेक संकटों का सामना करते हुए पद दलित, सती, बाल विधवाओं के लिए कार्य किया। शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भारत की वो पहली शिक्षिका बनी। और हमारे साहित्य पर, मराठी साहित्य पर तो उसका बहुत सारा प्रभाव
दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, इनके विचारों का प्रभाव हमें यहाँ के साहित्य पर भी दिखाई देता है। तो ये साहित्य जो है, यहाँ का जो दलित साहित्य हो या स्त्रीवादी जो साहित्य लिखा गया है महाराष्ट्र में, तो उसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ का दलित साहित्य पूरा का पूरा जो है उसका महाराष्ट्र से प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ है या बंगाल तक पहुंच गया है। ये मराठी साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग यहाँ बहुत काम करवा रहे हैं इस पे। हाँ, हम लोग इधर बहुत काम हो रहा है। हाँ हाँ कार्य मैडम, बहुत हो रहे हैं। हाँ, धन्यवाद मैडम। मराठी साहित्यामध्ये स्त्री प्रतिमा बदलता येईल का? मराठी साहित्य में स्त्री प्रतिमा बदल सकती है क्या, ये प्रश्न उपस्थित किया है यहाँ के प्रमोद पवार सर जी ने। उनका भी बहुत बढ़िया यहाँ मंतव्य रहा है। जैसे कि अभिनय की उन्होंने बात की, यहाँ पुरुष जो है वो स्त्री के अभिनय किया करता था। तो ये उन्होंने अपने आप में प्रज्ञाताई पवार जी का नाम लिया था। सर, हमने भी उनको यहाँ आमंत्रित करने की कोशिश की थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, लेकिन वो बहुत सारे व्यस्त रहे हैं और हमारे सम्मुख आपका नाम आया। आपने बहुत जगह पर ये अनेक व्याख्यान दिए हैं और आप बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हो, गहराई से मराठी का अध्ययन है, आप उसमें मास्टर हो। तो ये और बहुत सारी आपकी उम्र पड़ी है, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ। तर संजय पवारांच्या स्त्री कशी विद्रोही आहे ये भी आपने बताया। मैं तो कहता हूँ कि अन्नाभाऊ साठे के जो साहित्य जो है, अन्नाभाऊ साठे का उसका जिक्र होना बहुत, वहां की जो स्त्री है मराठी मैडम प्रेमलता मैडम जी, हमारे अन्नाभाऊ साठे जो है मराठी साहित्य के अंदर, तो उन्होंने जो जितना भी उपन्यास लिखे हैं, तो उनके बहुत सारे उपन्यासों के शीर्षक तो स्त्री को लेकर ही है, स्त्री नायिका को लेकर ही है। और उन्होंने ये स्त्री कितनी विद्रोही है और आत्मसम्मान उसमें जागरूक हुआ है। वो जो देहाती जो ग्रामीण स्त्री है उसमें भी आत्मसम्मान है, उसका उन्होंने जिक्र किया है और स्त्री की प्रतिमा जो है ऊंचाई तक लेने का काम उन्होंने किया है। तो ये अन्नाभाऊ साठे जो दलित साहित्यकार रहे हैं और उन्होंने स्त्री को एक ऊंचाई पर लेने का लेकर वो गए हैं। वह स्त्री जो है वो विद्रोह करती है, अपने हक के लिए वो जागरूक है और हक कैसे प्राप्त करना है। इतना ही नहीं, एक तो मुझे अभी याद नहीं हो रहा है उस स्त्री पात्र का नाम, लेकिन उस समय वो अंतरजातीय ब्याह कर लेती है और वो उसका ये साहसपूर्ण जो उसका कदम है वो काबिले तारीफ है। तो स्त्री स्वतंत्रता विचारधारा विकसित कैसे हो सकती है, ये डॉक्टर प्रमोद पवार जी ने बताया है। आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर कैसे हो, जो स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो वो आत्मसम्मानजनक जीवन यापन करती है, ये आप सभी को पता है। और वो बात भी आजकल ये पूरे साहित्य पर छा गई है और सबसे सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात जो है वो प्रमोद पवार जी ने यहाँ रखी है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा और प्रमोद पवार जी को धन्यवाद भी दूंगा। घर, व्यासपीठ और साहित्य में ना, हम जब बोलते हैं वैसे हमारे जीवन में रहते हैं। साहित्यकार जिस प्रकार से साहित्य के माध्यम से व्यक्त होता है, महिला मंच पर स्त्रीवादी विचार व्यक्त करने वाली स्त्री अपनी बहू को इस प्रकार से संभलती है। अपने बेटे जो बाप जो होता है वो मंच से इतनी सारी बातें करता है, स्त्री पक्ष में वो स्त्री की बहुत बड़ी वकालत करता है, उसका मंडन करता है, समर्थन करता है, लेकिन अपने घर परिवार में अपनी बीवी के साथ कैसे रहता है, अपने बच्चों को वो अवसर प्रदान करता है। ये आत्मचिंतन करने के लिए बात छोड़ दी है प्रमोद पवार जी। तो ये इस प्रकार से इस वेबिनार से जो बातें आ गई है सामने, जो आ गई है, हमें झकझोर देने वाली है, हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाली बातें जो कही है वो बहुत ही है। मैं कहूंगा कि
हेलो, हाँ हाँ मैडम, नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं कंक्लूजन में जाऊंगा। तो ये वेबिनार जो है, गागर सागर भरने की बात कही है, गागर में सागर भरने का काम जो है इस वेबिनार ने किया है। और जैसे कि सत्सैया के दोहरे जैसे नाविक के तीर देखकर में लगे छोटे घाव करे अति गंभीर, ऐसी बात है। मैं सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं यहाँ मेरी बातें खत्म करता हूं। जय कर्मवीर। Thank you, sir, for your studious presidential speech. Thank you very much. All participants, this is an announcement for you. If anybody wants to ask any question to any resource person, please feel free. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील कोणत्याही रिसोर्स पर्सनला तर विचारू शकता. Hello. Am I audible? Yes, yes. My question is for English section resource person, Dr. Sawant sir. Yes. Sir, it was very nice session. So my question is that what is existential predicament and what difference we generally find between the modern age woman and the image of woman of post-independence era as far as existential predicament is concerned? Please, sir. As far as existentialism is concerned, it's a very different and a huge topic actually. But we find during the Second World War, especially in France, we find the entire society found itself in a crisis, facing this important problem, why we exist, or whether essence is important or existence is important. And then the idea came forward that existence precedes essence. Survival is more important than significance or other human values. And this is the crux of the problem of the woman. The woman who struggle at first for education, for her right to learn something, learn languages and social sciences or natural sciences. That was the initial problem of education. In the 20th century, when women got educated, another problem came up whether she should work or not, whether she should go out for her career. So doing something significant, playing some role in social life, that was a problem, serious problem for her. And when we started allowing our women to participate in the public space, we still had so many restrictions imposed on her. While working for the family, she had to face so many problems even in those. So in the next stage we find is that of achieving identity, achieving dignity. So these issues become important for the woman, and these are some of the issues about her identity, issues about her dignity, issues about her recognition, issues about playing significant role in the public domain, that we find very subtly presented, handled by different women writers in Indian English novel.
Okay, that was the limited area about which I talked extensively, but we find also in Indian literature in general and Indian English novel in particular. Okay, so existential predicament is the predicament of surviving in the midst of so many restrictions, so many objections to playing important role in the public life. Thank you. Thank you very much. Is anyone ask any question? मला वाटतं की सुषमा तोडकर मॅडम आय थिंक त्यांनी एक प्रश्न इथे चॅट बॉक्स मध्ये दिलेला आहे. अजून कोणी विचारत असतील तर विचारा. स्त्री प्रश्न वाचते मी. सुषमा तोडकर यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. मला वाटतं प्रमोद पवार सरांसाठी असेल. स्त्री प्रतिमा याचा विचार फक्त लेखक कवी हे त्यांच्या काव्य व लिखाणातून अगदी तळमळीने सादर करतात, पण आजही ते समाजात पाहायला किंवा अनुभवायलाही भेटत नाही. यावर काय कारणे सांगता येतील आणि कोणते उपाय करता येतील? खर तर कारण आणि उपाय एवढं काही मोठं आपल्याला सांगता येणार नाही, परंतु एक वास्तव चित्रण मी तुम्हाला सांगतो. मुळात आपण बदल स्वीकारतच नाहीत. स्त्री म्हणून आपण बदल स्वीकारत नाही. स्त्री म्हणून पहिल्यांदा म्हणजे स्त्री म्हणून तुम्ही बदल स्वीकारणं गरजेचं आहे. यहाँ पे एक सवाल किया गया है कि लेखक कवि अपने अनुभव विश्व में कुछ बदल क्यों नहीं करते. यहाँ पे मैं खुद ये सोचता हूँ कि पहले स्त्री ने भूमिका बदलनी चाहिए खुद होके हमें. ये हमें नहीं कि हमें कोई बदलाव के लिए प्रवृत्त करे, ये नहीं हमें देखना चाहिए. आणि यावर उपाय काय सांगता येतील म्हणजे हे तळमळीने सादर करतात, पण आजही ते समाजात पाहायला किंवा अनुभवायला भेटत नाही. खर तर यात मुळात काय की आपली सामाजिक रचना जर आपण बघितली ना ती खूप वेगळी आहे. वेगळी म्हणजे त्याच्यात आपण अजूनही ती गुरफटलेलं, त्याच्यातून बाहेरच येत नाही. अगदी आपल्याला बदल म्हणजे मुळात मी आता यापूर्वी सांगितलेले कुठलाही बदल लगेच होत नाही, त्याला हळूहळू एक दिशा हवी असते. परंतु मला असं वाटतं पहिल्यांदा स्त्रियांनी बदलणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर उपाय काय ते आपोआपच होणार आहे. त्यामुळे अगोदर स्त्रियांनी बदलणं गरजेचं आहे. त्यामुळे हे लिखाणात आपोआप येऊ शकतंय असं मला वाटतंय. आणखी कोणाला काही शंका आहेत का? ठीक आहे, शिंदे सर. प्राचार्य शिंदे सर, पुढे जायचं का? यस मॅम, प्लीज बी कंटिन्यू. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है. वेरी ट्रू, क्योंकि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं. रोज सूरज बनकर निकलना पड़ता है. चाहे लाख अंधेरा हो जीवन में, रोशनी सबको देनी पड़ती है. रोशनी सबको देनी पड़ती है. Last but not least, I invite Dr. Vijaya Pinjari Madam to express vote of thanks. यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय में विद्यमान राष्ट्रीय वेबिनार मराठी, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 विषयों के संयुक्त तत्वावधान से आज संपन्न हुआ है. विषय था आधुनिक साहित्य में स्त्री प्रतिमा. आधुनिक साहित्य में स्त्री प्रतिमा इस विषय पर अपना मंतव्य, अपने विचार प्रस्तुत करने वाले विचार श्रेष्ठी अंग्रेजी विभाग से व्याख्याता थे डॉक्टर सुनील सामंत साहब. हिंदी विभाग से व्याख्याता थी डॉक्टर प्रेमलता चुटेल मैडम. मराठी विभाग से व्याख्याता थे मिस्टर प्रमोद पवार सर. इन तीनों विद्वज्जनों ने आधुनिक साहित्य में स्त्री प्रतिमा इस विषय पर चिंतन करके अत्यंत विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत किए. हमें अनमोल विचारों से लाभान्वित किया. मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ. रयत शिक्षण संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनिल पाटिल, सचिव प्रिंसिपल डॉक्टर विठ्ठल शिवनकर, सहसचिव
प्रिंसिपल डॉक्टर प्रतिभाताई गायकवाड़, ऑडिटर प्रिंसिपल डॉक्टर शिवलिंग मेनकुदड़े, इनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन इस वेबिनार को मिले, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे महाविद्यालय की विकास समिति के सभी सदस्य, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रदीप शिंदे सर जी, जिन्होंने अंतिम मंतव्य व्यक्त किया, अंतिम बार मंतव्य व्यक्त किया। इस वेबिनार के लिए संयुक्त जो इस वेबिनार को संपन्न करने के लिए हमारे महाविद्यालय के मराठी, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों विषयों के सभी अध्यापकगण, जिन्होंने यह वेबिनार संपन्न होने के लिए बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस वेबिनार के लिए उपस्थित रहे सभी अध्यापकगण, मेरे सभी भाषा प्रेमी छात्र, उनके प्रति आभार व्यक्त करके मैं यह घोषित करती हूँ कि यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मवीर। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं। हाँ मैडम, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा रहा। जी हमें बहुत खुशी हुई है इस बात की, आप यहाँ उपस्थित रहकर हमने छात्राओं को, हमारे सभी अध्यापकों को, आप जैसे एक ऐसा व्यक्तित्व है आपका कि अनेक आपके व्याख्यान हमें सुनने का भी मौका मिला है, इस बार भी हमें मिला और वो अवसर आपने प्रदान किया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ, सुनील सावंत जी, बहुत ही बढ़िया, आपका अंग्रेजी में आपका भाषा प्रभुत्व भी बहुत बड़ा रहा है। सावंत सर, सचमुच आप व्याख्यान भी देते हैं, आप लिखते भी हैं, अच्छे राइटिंग करते हैं, रिसर्च पेपर में भी आपका, और यहाँ प्रमोद सर जी है और उन्होंने भी गोवा से, हम जरूर गोवा आएंगे सर। आइए, जरूर आइए सर। तो लॉकडाउन के बाद एक आपने हमें आकर्षित किया है गोवा के लिए। जी जरूर आइए, आपके कॉलेज में जरूर आएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, महाबलेश्वर है मैडम, हमारे यहाँ महाबलेश्वर है, यह भी पर्यटन स्थल बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है। आपका भी यहाँ स्वागत रहेगा। पांचगनी, यहाँ जो वाई के सुनील सावंत सर जी है, वहां से पांचगनी महाबलेश्वर हमसे बहुत ही नजदीक है, तो आपका स्वागत रहेगा। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू। आ जाइए, फिर जाते जाते महाराष्ट्र में जाइए। अरे बुलाइए तो बुलाइए, हम आएंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहली बार जिंदगी में, मतलब हिंदी में मैंने ऐसे बात की है, इससे पहले कभी नहीं की मैंने हिंदी में। तो कितनी अच्छी की ना। नहीं, मैंने पहला प्रयास था, मेरा जो शोध प्रबंध था, मैंने वो हटा दिया। मैं बोला चलो जैसे रखा जाए वैसे रखते हैं अभी। नहीं, वो ज्यादा अच्छा बात होती है जी, लेकिन कागज हटाने पे ज्यादा अच्छी बात होती है। जी जरूर। चलिए, शुक्रिया। अच्छा हिंदी बोले आप, बोलिए सर। छान वाटलं तुमचं ऐकून सर। धन्यवाद। आणि तुम्ही सुद्धा नवीन मुद्दे वेगळे दिले सगळ्यांना। नवीन लेखक, विशेषतः जे तरुण लेखक आहेत त्यांचा उल्लेख चांगला झाला। तुमच्या वाचनात त्यामध्ये अजून कथेचा भाग होता, कवितेचा भाग होता, पण आपली वेळेची मर्यादा असते, त्यामुळे हे गांभीर्य ठेवणे, कारण श्रोता वर्ग बराच असतो, त्यामुळे नाही, एकंदरीत सर्व व्यवस्थित झालेला है। पवार सर, आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है, टूटी फूटी क्यों नहीं, लेकिन विचार बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किए हैं। जो विचार पहुंचने चाहिए वो पहुंच गए हैं लोगों के पास। हेलो, यस, ठीक है, चालेल, मग आपण आपका शुभ दिन हो। ओके, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, सभी को नमस्कार।